नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल अभिषेक जीएस एकेडमी में। साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 3 को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी नए लोग आए हों वो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? बताना है आपको पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है। ऑप्शन ए टमाटर, ऑप्शन बी तरबूज, ऑप्शन सी खरबूजा, ऑप्शन डी खीरा। आपको बताना है कि पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है। तो सभी लोग जानते हैं कि पूसा रसराज जो है वह खीरा की उन्नत किस्म है। ऑप्शन डी सही है। पूसा रसराज जो है वह खीरा की उन्नत किस्म है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? आपको बताना है कि एक वर्ष में भारत में कृषि से, सिर्फ कृषि से या कृषि के क्षेत्र में खरपतवार कितना निकलता है। तो यहाँ पे 250 मिलियन टन, 300 मिलियन टन, 350 मिलियन टन, 400 मिलियन टन। आपको बताना है कि कितने मिलियन टन सिर्फ भारत में कृषि से कूड़ा और खरपतवार निकलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा सी, 350 मिलियन टन। 350 मिलियन टन सिर्फ भारत में कृषि के क्षेत्र में कृषि कूड़ा और खरपतवार निकलता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वदेशी हल है। स्वदेशी हल है, पहला है जुताई का एक द्वितीयक उपकरण, ऑप्शन बी है नम धरती का एक कुदाल, ऑप्शन सी एक बहुउद्देशीय उपकरण, ऑप्शन डी जुताई का एक प्राथमिक उपकरण। तो आपको बताना है स्वदेशी हल क्या है। तो स्वदेशी हल सभी लोग जानते हैं कि जुताई का एक प्राथमिक उपकरण है। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है? भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी। बताइए जल्दी से कि भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सा है। तो सभी लोग जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण जो मिट्टी है वह है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है, जलोढ़ मिट्टी। जानते हैं कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो भारत में 43.4% क्षेत्र पर पाई जाती है। 43.4% क्षेत्र पर सिर्फ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 43.4% क्षेत्र पर सिर्फ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और ध्यान दीजिए, जो जलोढ़ मिट्टी होती है वह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। ये अपने से निर्मित नहीं होती, यह नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। और जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, पोटास और चूना की मात्रा अधिक पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा कि जलोढ़ मिट्टी में चूना और पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस ये तीनों की बहुत कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, चूना की अधिक मात्रा पाई जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की ये तीनों की कमी पाई जाती है। और ध्यान दीजिए कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है यह दो प्रकार की होती है, एक बांगर होती है, एक खादर होती है। बांगर जो मिट्टी होती है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है या पुरानी मिट्टी होती है। जो खादर होती है यह क्या होती है, यह नई मिट्टी होती है। खादर जो होती है वह नई मिट्टी होती है। और ध्यान दीजिए कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें उर्वरता या उसमें उत्पादक या उपजाऊ बहुत अच्छी होती है। और जलोढ़ मिट्टी में धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन इत्यादि जो फसल होते हैं उनकी अच्छी पैदावार होती है। तो सोचिए कि जलोढ़ मिट्टी कितनी लाभदायक हम लोगों के लिए है। तो यहाँ पे सबसे ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है? बताना है कि कौन सी मिट्टी है, कौन सी नदी है उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है या रैवनी का निर्माण करती है? यमुना, गोमती, हिंडन, गंगा। तो जल्दी से बताइए कौन सी नदी है वह जो उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ए, यमुना नदी। यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा प्रारंभ किया गया था? बताना है कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में मनरेगा प्रारंभ किया गया था। तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि मनरेगा का जो पहले था, जो योजना थी, उसको पहले नरेगा कहा जाता था। नरेगा का अर्थ होता है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना था। यह जो योजना थी उसको प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदापल्ली गांव से प्रारंभ किया था। योजना का प्रारंभ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से बंदापल्ली गांव से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, लेकिन 2009 में नरेगा का जो था उसको केंद्र सरकार ने उसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम रख दिया गया। क्या रख दिया गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो जो मनरेगा है इसका जो नाम कब प्रारंभ किया गया था? 2006 में किया गया था। अगर कोई पूछेगा कि नरेगा का जो नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया था, तो आप बताएंगे 2009 में किया गया था। अगर कोई पूछेगा कि मनरेगा जो नरेगा था उसका कब किस वर्ष में नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, तो आप बताएंगे कि 2009 में किया गया था। और सभी लोग जानते हैं कि जो मनरेगा है इसमें पहले 100 दिनों के लिए आपको काम दिया जाता था, लेकिन अब उसको बढ़ा के 150 दिन कर दिया गया है कि आपको एक वर्ष में 150 दिन आपको रोजगार मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? बताना है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? चावल, इस्पात बेलनी, कपड़ा, चीनी। जल्दी से बताइए उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा डी, चीनी मिलें। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में चीनी मिलें हैं। जैसे वर्तमान समय में आप देखेंगे तो 11 जो मिलें हैं वह सार्वजनिक क्षेत्र की हैं। 11 मिलें सार्वजनिक क्षेत्र की हैं और 100 जो मिलें हैं वो निजी क्षेत्र की मिलें हैं। और ध्यान दीजिए कि अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम 1903 में प्रतापगढ़ के देवरिया में भारत की पहली मिल स्थापित की गई थी। अगर कोई पीछे के पूछे कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो आप बताएंगे कि 1903 में प्रतापगढ़ देवरिया में भारत की पहली मिल स्थापित की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका डी। अगला प्रश्न है, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। बताना है चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। आगरा और कानपुर, सोनभद्र और इलाहाबाद, जौनपुर और रामनगर, मुरादाबाद और लखनऊ। जल्दी से बताइए कि चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आगरा और कानपुर। ऑप्शन ए सही है, आगरा और कानपुर। ऑप्शन ए सही है। आगरा और कानपुर जो हैं वह चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। कौन कौन है? आगरा और कानपुर। लेकिन चमड़े जो है आगरा और कानपुर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र जो है वह सिर्फ कानपुर है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का जो मुख्य केंद्र है वह कानपुर है। ध्यान दीजिएगा, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से कौन हैं? आगरा और कानपुर हैं।
लेकिन उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का जो मुख्य केंद्र है वह कानपुर है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? ऑप्शन ए सचिव वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी सचिव योजना आयोग, सचिव योजना मंत्रालय, ऑप्शन सी सचिव योजना आयोग, ऑप्शन डी सचिव वित्त आयोग। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा सी सचिव योजना आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में कौन भूमिका निभाता है? तो सचिव योजना आयोग। कौन निभाता है? योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? बताना है किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हुआ है। ए खाप पंचायत, बी जाति पंचायत, सी ग्राम पंचायत, डी जन पंचायत। आपको बताना है कि किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका सी सही, ग्राम पंचायत। क्या हुआ था? ग्राम पंचायत। तो आइए ग्राम पंचायत के विषय में कुछ जान लेते हैं। ग्राम पंचायत का निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति पर हुआ था। किसके संस्तुति हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति के, जिसमें बलवंत राय मेहता जी ने क्या किया था कि जो पंचायती राज था उसको त्रिस्तरीय बनाने के लिए अपनी सिफारिश की थी कि जो पंचायती राज होगा वह त्रिस्तरीय होगा। और क्या किया था? त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के तहत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत बनाने के लिए सिफारिश किए थे, प्रखंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत के लिए सिफारिश किए थे और जिला स्तर पर जिला पंचायत की व्यवस्था करने की सिफारिश किए थे। अगर कोई पूछे कि क्या पूछे कि पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था किसने सिफारिश की थी, तो आप बताएंगे बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था करने की सिफारिश किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा सी ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? 25 लाख, 20 लाख, 35 लाख, 30 लाख। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है, सबसे कम जनसंख्या पूछ रहा है जिसके अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं। पूछ रहा है कि कितनी जनसंख्या कम रहेगी, कितने लाख से, कि उसमें पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी सही होगा, 20 लाख। क्या होगा? ऑप्शन 20 लाख, ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें ऐसे राज्य में गठित नहीं की जा सकती हैं जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक हो। कितना हो? 20 लाख से अधिक हो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। आपको बताना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका ए 21। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? बताना है किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति,
ऑप्शन बी संबंधित राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन सी संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल। बताइए कि नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी सही, संबंधित राज्य का राज्यपाल। कौन है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए राज्य का राज्यपाल सक्षम अधिकारी होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। सभी लोग जानते होंगे गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, प्लीज़ आप लोग इसको गलती नहीं करके आइएगा। कोई भी परीक्षा होता है कहीं ना कहीं यह जरूर पूछा जाता है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो यह दिया गया था पंचम पंचवर्षीय योजना या पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था कि गरीबी उन्मूलन। ऑप्शन सी सही है। गरीबी उन्मूलन का नारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा किया गया था। जी मिर्डल द्वारा, ऑप्शन बी है W.A. लेविस द्वारा, ऑप्शन सी R. नर्क्स द्वारा, ऑप्शन डी A. सैमुअल्सन द्वारा। आपको बताना है कि रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। तो सभी लोग जो इकोनॉमिक्स पढ़े हैं वो लोग जानते होंगे कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों के योजनागत विकास हेतु गुन्नार मिर्डल द्वारा, किसके द्वारा? गुन्नार मिर्डल के द्वारा, यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, के द्वारा रोलिंग प्लान का सुझाव दिया गया था। जब गुन्नार मिर्डल साहब के द्वारा रोलिंग प्लान का जब सुझाव दिया गया था तो उस समय भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय पाँचवीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो हुआ क्या कि जब पाँचवीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उस सरकार ने क्या किया कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया गया। कहा जा सकता है कि पंचवर्षीय योजना को अपने तय समय से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया। और समाप्त करने के बाद क्या किया गया कि 1 अप्रैल 1978 से रोलिंग प्लान को लागू किया गया। 1 अप्रैल 1978 से रोलिंग प्लान को लागू किया गया। रोलिंग प्लान में क्या था कि यह योजना सिर्फ 1 वर्ष के लिए लागू थी। रोलिंग प्लान सिर्फ 1 वर्ष के लिए भारत में लागू थी, लेकिन इस योजना का जो सृजन था 1 अप्रैल 1978 से लेकर 31 मार्च 1983 तक के लिए किया गया था। कह सकते हैं कि जो रोलिंग प्लान था 1 अप्रैल 1978 से लेकर 31 मार्च 1983 तक के लिए तैयार किया गया था। लेकिन इसमें क्या था कि हर 1 वर्ष के लिए एक प्लान था। रोलिंग प्लान हर 1 वर्ष के लिए एक प्लान था। लेकिन हुआ क्या कि 1978 में तो रोलिंग प्लान को लाया गया। 1 अप्रैल 1978 से भारत में रोलिंग प्लान को लागू किया गया। लेकिन क्या हुआ कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी जो सरकार थी वह गिर गई। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार गिर गई तो उसी के साथ ही यह योजना भी समाप्त कर दी गई। जो रोलिंग प्लान थी जिसकी योजना बनाई गई थी कि 1 अप्रैल 1978 से लेके 31 मार्च 1983 तक चलेगा, उसको क्या किया गया कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सरकार गिर गई वैसे ही इस रोलिंग प्लान को भी समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे रोलिंग प्लान का जो सुझाव कौन दिया था? जी मिर्डल के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फसल पौधारोपण है, सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। बताना है कि सर्वाधिक उत्पादक राज्य
तो यहाँ पे जो जूट है सभी लोग जानते हैं कि जूट क्या है, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक पाया जाता उत्पादन होता है। चाय असम में सर्वाधिक उत्पादन होता है। गन्ना उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है। लेकिन अब नंबर है रबड़ का। अब रबड़ कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में रबड़ पाया ही नहीं जाता है। तो कौन सा ये ऑप्शन क्या हुआ? गलत हुआ। ऑप्शन डी गलत है। जो रबड़ होता है वो केरल राज्य में सबसे अधिक उत्पादन होता है। कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश न होकर केरल में, केरल राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है गेहूँ, चावल, मकई, दलहन। बताना है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन कौन सी हैं। कौन सा है खाद्य फसल? तो सभी लोग जानते हैं कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल है वह है चावल। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है मटर की, अरहर की, गेहूँ, मूंग की, गेहूँ की। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है, वह किसकी प्रजाति है? अरहर की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? अरहर की। ऑप्शन बी सही है। कोई पूछे मालवीय चमत्कार किसकी एक प्रजाति है तो तुरंत जवाब दीजिएगा कि यह एक अरहर की प्रजाति है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत सरकार की कौन सी नीति गरीबी रेखा से नीचे, जिसे बीपीएल कहते हैं, परिवारों को रसोई गैस उपलब्ध कराने से संबंधित है? अब ध्यान से देखिएगा, निम्न में से भारत सरकार की कौन सी नीति गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को रसोई गैस उपलब्ध कराने से संबंधित है? ऑप्शन ए उज्ज्वला योजना, ऑप्शन बी फसल बीमा योजना, ऑप्शन सी अटल पेंशन योजना, ऑप्शन डी जीवन ज्योति बीमा योजना। तो जल्दी से बताइए कौन सी वह योजना है? तो वह योजना है उज्ज्वला योजना। ऑप्शन ए सही है। कौन सा योजना है? उज्ज्वला योजना, जो कि बहुत ही फेमस केंद्र सरकार की योजना है। प्रधानमंत्री के द्वारा उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से किया गया था। जो ये उज्ज्वला योजना थी के अंतर्गत जो गरीब महिलाएं थी उनको मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन दिया गया था। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो गरीब महिलाएं थी उनको फ्री में एलपीजी गैस कनेक्शन दिया गया था। और जो फ्री में गैस कनेक्शन देने का जो उनका उद्देश्य था, उसका उद्देश्य यह था कि जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं चूल्हे पर खाना पकाती थी, ठीक है, जो जिसमें लकड़ी का प्रयोग करती थी, उपली का प्रयोग करती थी, उनके जगह पे वो लोग एलपीजी गैस का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, उज्ज्वला योजना। अगला प्रश्न है, सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई थी। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई थी तो किस वर्ष में की गई थी? तो यह योजना 1993 में किया गया था। ऑप्शन बी सही है। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना की शुरुआत 1993 में हुई थी। अभी इस योजना के बारे में जान लीजिए। जो निधि योजना थी इसके अंतर्गत जो प्रत्येक सांसद हैं वह अपने संसदीय क्षेत्र में प्रति वर्ष 5 करोड़, एक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए तक के विकास कार्य को वह कर सकता था। विकास कार्य में क्या था? पेयजल था, शिक्षा था, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क इत्यादि से संबंधित प्रत्येक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में एक वर्ष में 5 करोड़ रुपए तक वह खर्च करने का सरकार को सुझाव दे सकता था। तो कोई पूछे सांसद स्थानीय विकास निधि योजना
आरंभ कब की गई थी? तो 1993 में की गई थी। इसमें कितनी राशि खर्च कर सकते थे? तो एक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपए तक वह खर्च कर सकता था। वह 5 करोड़ रुपए किस किस क्षेत्र में खर्च कर सकता था? तो आप बता दीजिएगा कि वह जो 5 करोड़ खर्च करने के लिए वह खर्च करेगा पेयजल में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्वच्छता में, सड़क में इत्यादि इन 5 क्षेत्रों में सांसद खर्च करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी 1993। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है इनमें 4 ऑप्शन में से कौन भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ए ऑप्शन ग्रामीण आवास, ऑप्शन बी ग्रामीण चिकित्सालय, ऑप्शन सी ग्रामीण जल आपूर्ति, ऑप्शन डी ग्रामीण विद्युतीकरण। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी ग्रामीण चिकित्सालय। कौन सा होगा? ऑप्शन बी ग्रामीण चिकित्सालय। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। सितंबर 2000 में, अक्टूबर 2001 में, सितंबर 2002 में, दिसंबर 2002 में। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ज्ञानदीप शिक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो सभी लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि ज्ञानदीप शिक्षा योजना जो थी वह सितंबर 2002 में प्रारंभ किया गया था, सितंबर 2002 में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? अब बताना है कि वर्तमान में लखनऊ में कौन कौन से हैं। जैसे पहला आपका है जल संस्थान, दूसरा है नगर निगम, तीसरा विकास प्राधिकरण, चौथा है जिला नगरीय विकास अधिकरण। अब चारों को आपको बताना है कि लखनऊ में कौन कौन से उपस्थित हैं या हैं स्थित हैं। तो बताइए, इसमें कूट में बताना है आपको कि 1 एवं 2, 1, 2 एवं 3 केवल, ऑप्शन सी है आपका 2, 3 एवं 4 केवल, ऑप्शन डी सभी चारों। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो होगा आपका डी सही होगा, क्योंकि लखनऊ में नगर निगम, जल संस्थान, विकास प्राधिकरण और जिला नगरीय विकास अधिकरण, यह चारों लखनऊ में स्थित है या चारों उपस्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी सभी चारों। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।